नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम बात करने वाले हैं टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 के पेपर के बारे में, जो आपका 14 अक्टूबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो हमेशा के लिए शानदार होगा, जानदार होगा। अगर आप दोस्तों पटवारी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। दोस्तों, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, जब भी आपका पटवारी का एग्जाम होगा या फिर RSM SSB का जो भी आपका पेपर होगा, उसके अंदर जो 30 से लेके 40% जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएंगे। जो मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ इन्हीं में से आएंगे 30 से 40% क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन बचते हैं 60 से 70% क्वेश्चन, 60 से 70% जो क्वेश्चन बचते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और वो मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे साथियों चैप्टर वाइज MCQ की सीरीज हमारी स्टार्ट होने वाली है अभी तुरंत ही, 1-2 दिन के बाद। फिर आप देखना, बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के इस पेपर की। आज का जो पेपर है वो है आपका टैक्स असिस्टेंट एग्जाम का। इसमें आपके 36 से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे और उन्हीं साइंस के क्वेश्चनों को मैं आपके सामने क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे और साथ में आप दोस्तों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। और इस क्लास का PDF जो है ना, ये पेपर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर के बारे में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन ये रहा, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन से ऊपर जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, वहां तक तो आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन थे, लेकिन 36 नंबर क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, खनिज होते हैं, वसा अम्ल होते हैं या फिर तेल होते हैं। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, पहली बात। और दोस्तों क्या करते हैं ये जीवित कोशिकाओं में, ये क्या करते हैं? जीवित कोशिकाओं के अंदर उत्प्रेरक का काम करते हैं। जीवित कोशिकाओं में किसका काम करते हैं? उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य, उत्प्रेरक क्या करता है? किसी भी क्रिया की गति को या तो वो अधिक करता है, गति को अधिक करता है, या उसकी गति को क्या करता है? कम करता है। तो कोई भी हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया होती है, शारीरिक जो क्रिया होती है, उसमें उत्प्रेरक का काम कौन करते हैं? ये हमारे एंजाइम करते हैं। और दोस्तों ये जो एंजाइम होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो दोस्तों ये एमिनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं? एमिनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं। और एमिनो अम्ल एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो एंजाइम भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं, एमिनो अम्लों से ये मिलकर बने होते हैं। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी थी। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि CNG के बारे में गलत कथन को छांटना है आपको। CNG के बारे में जो आपका गलत कथन है उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सी बात है। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहली बात दे रखी है कि यह पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल है। बिल्कुल सही बात है, CNG धुआं नहीं छोड़ता। पेट्रोल जलने पर धुआं छोड़ता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं होता, और CNG अनुकूल होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात दे रखी है कि CNG का स्वतः प्रज्वलन ताप पेट्रोल से ज़्यादा होता है। भाई CNG का जो ताप है ना वो पेट्रोल से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही बात है ये। CNG का ज्वलन ताप क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में? पेट्रोल की तुलना में। तो ये बात भी बिल्कुल राइट है। उसके बाद डी को देखो, डी बोल रहा है कि CNG हवा की तुलना में हल्की होती है। बिल्कुल सही बात है, CNG हवा की तुलना में क्या होती है? हल्की होती है। और आग लगने पर CNG ऊपर चली जाती है, ऊपर के वातावरण में, जिसके कारण ये आग लगने का खतरा भी ज़्यादा नहीं रहता। इसके अलावा LPG जो होता है ना, वो क्या होता है? भारी होती है, वो नीचे ही रहती है, हमारे वायुमंडल नीचे ही रहती है, मतलब धरती के आसपास ही, जिसके कारण आग लगने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अब आपको देखना है C नंबर को। C नंबर बोल रहा है कि समान आयतन के लिए CNG संग्रहण टैंक का आयतन LPG संग्रहण टैंक की तुलना में कम होता है। ये बोल रहा है कि दोनों का आयतन समान है, एक में CNG है और एक में क्या है? LPG है। तो दोनों का आयतन समान है, मतलब जितनी ये है उतनी ही क्या है? ये है। तो इसकी तुलना में ये बोल रहा है कि समान आयतन के लिए CNG का जो संग्रहण टैंक है उसका आयतन
और एलपीजी संघनन टैंक की तुलना में कम होता है। अभी सीएनजी का टैंक का आयतन कम होगा और इसका ज़्यादा होगा, ये बात पूछ रहा है। तो ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी एक प्रकार की गैस है और ये भी एक प्रकार की गैस है। दोनों अगर समान आयतन में है तो इसके लिए टैंक का आयतन भी क्या होगा, आपका समान होगा। अगर समान आयतन में खुद है तो इनके टैंक का आयतन भी क्या होगा, समान होगा। ये बात गलत दे रखी है, इसने कम दे रखा था, लेकिन ये कम नहीं होता, ये बराबर होगा। इसका मतलब ये आपकी बात क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत जनरेटर निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। यानी एक विद्युत जनरेटर जो होता है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, जो आपका विद्युत जनरेटर होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। कैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है कि दो चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अगर हम क्या करते हैं, कोई कुंडली हमने रख रखी है, उसकी दिशा में हम परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। समझने की कोशिश करना कि कोई भी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो यहाँ पर एक चुंबक है, यहाँ पर चुंबक है और इसके बीच में हमने कोई कुंडली छोड़ रखी है। तो अगर इस कुंडली की दिशा में हम परिवर्तन करते हैं, इसमें इसको हम घुमाते वगैरह हैं, तो इसका जो सिरा होता है उस सिरों के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाती है, धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको बोलते हैं प्रेरित धारा। क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा बोलते हैं। तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी प्रेरित धारा को ही क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है और इसी सिद्धांत पर हमारा जनरेटर काम करता है। हमारा जो जनरेटर होता है उसमें दो इस प्रकार से ध्रुव होते हैं, एक तो एन ध्रुव होता है, एक एस ध्रुव होता है और इसके बीच में आपका लगा होता है आर्मेचर। क्या लगा होता है, आर्मेचर। आप यहाँ पर हैंडल लगा के उसको क्या करते हो, इस प्रकार से घुमाते हो, ये इस प्रकार से घूमेगा ना, तो घूमेगा तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो इसके सिरों के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी और वो होती है एक प्रकार की प्रेरित धारा, जो हम हमारे घरों में काम में लेते हैं। ठीक है, जो हम शादी ब्याह में काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना, जनरेटर जो होता है वो किसके ऊपर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। देखिए मान लो एक कांच है ये, ठीक है, कांच का टुकड़ा है या गुटका है, इसमें हमने एक तो लाल रंग गुजारा, एक हमने बैंगनी रंग गुजारा, एक हमने हरा रंग गुजारा और एक हमने नारंगी रंग गुजारा। ये जो लाल रंग है हमारा, लाल रंग, इस लाल रंग की अगर हम बात करते हैं तो लाल रंग की जो चाल है, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, लाल रंग की चाल सबसे अधिक होगी। इस लाल रंग की तो क्या होगी, सबसे अधिक, लाल रंग की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और बैंगनी रंग की जो चाल होती है, ये बैंगनी हमारा, ये बैंगनी है, तो इस बैंगनी रंग की चाल क्या होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2-3 फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी हमारा रंग होता है, उन रंगों को अगर हम क्या करें, कांच में से प्रवाहित करें तो ये जो बैंगनी है ये धीरे धीरे चलेगा, है ना, और ये तेजी से जाएगा। लाल रंग की जो चाल होती है, लाल रंग का जो वेग होता है वो तो कांच के अंदर ज़्यादा होती है सबसे, सभी रंगों के अंदर। और सभी रंगों में अगर बैंगनी रंग की बात करते हैं तो उसकी चाल कांच के अंदर क्या होती है, बराबर, मतलब कम होती है, सबसे कम होती है। ये बात तो मैंने आपको कांच की बताई है, लेकिन यही बात इस कांच की जगह हम ले लेते हैं निर्वात। क्या ले लेते हैं, निर्वात ले लेते हैं, या फिर निर्वात न लेकर के क्या ले लेते हैं, वायु ले लेते हैं। या तो हम वायु लें या फिर वायु ना लें। कहने का निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु न हो, है ना। या तो हम निर्वात वाला माध्यम ले लेते हैं या फिर हम वायु वाला माध्यम ले लेते हैं। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो सभी रंगों की चाल क्या होगी, समान होगी। इन दो के अंदर, निर्वात और वायु में, सभी रंगों की चाल समान होगी। लेकिन बात जब कांच की आ जाती है तब लाल रंग की चाल ज़्यादा हो जाती है और बैंगनी रंग की चाल क्या हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। अगर यही बात कांच की बजाय किसकी हो, निर्वात या फिर किसकी हो, वायु की हो, तो यहाँ पर सभी की चाल क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर कांच की बजाय आपको क्या दे देता, निर्वात नाम दे देता, तो आपको यहाँ पर देता एक बराबर नाम भी देता। यहाँ पर कुछ दे देता कि बैंगनी रंग की चाल कैसी होती है, तो आपको यहाँ पर कुछ पूछ लेता बराबर, कम, ज़्यादा, अधिक, इस प्रकार से, तो आपका उत्तर होता बराबर। भाई कांच के अंदर तो कम होती है बैंगनी की, लेकिन निर्वात के अंदर क्या होती है, बराबर होती है।
ठीक है, सभी के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? भाई आप सभी को पता है, जो दर्पण होता है, दर्पण वो प्रकाश के परावर्तन के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है? परावर्तन के ऊपर। और जो लेंस होता है, लेंस वो किसके ऊपर काम करता है? लेंस होता है वो अपवर्तन के ऊपर कार्य करता है। जो भी आपका लेंस होता है वो तो अपवर्तन पर काम करता है, और जो भी दर्पण होता है वो किसके ऊपर काम करता है? परावर्तन के ऊपर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण जो होता है वो आपका परावर्तन, या फिर दर्पण कौन सा भी हो, वो परावर्तन की घटना पर काम करता है, और परावर्तन की घटना के कारण हमें क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रणाब वृंत होता है। प्रणाब वृंत क्या होता है? पहले तो समझो प्रणाब वृंत होता क्या है। ये मान लो हमारा पौधा है, और ये पौधे की कोई टहनी है। ठीक है, इस पौधे की टहनी के क्या लग गई, इस प्रकार से एक पत्ती लग गई। क्या जुड़ गई इससे? पत्ती। ये मान लो पौधे की पत्ती है। ठीक है, पत्ती। इस पत्ती के आगे ये जो भाग होता है ना, यहां से लेके यहां तक का जो भाग होता है, यहां से लेके यहां तक का जो भाग होता है, इस भाग को कहा जाता है प्रणाब वृंत। क्या कहा जाता है? प्रणाब वृंत। इस भाग को कहा जाता है प्रणाब वृंत। तो दोस्तों ये जो प्रणाब वृंत होता है, ये हमेशा क्या होता है? हैरा होता है, और क्या होता है? चपटा होता है। चपटा मतलब पतली होती है ये, है ना। आगे वाले से क्या होती है? पतली होती है, पीछे वाले से भी पतली होती है, यानी कहने का मतलब चपटी होती है। तो हैरी होती है और चपटी होती है। तो प्रणाब वृंत की जो विशेषता होती है वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रण वृंत जो होता है वो हैरा होता है, और क्या होता है? चपटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रणवृंत हैरा और चपटा होता है। और प्रणवृंत होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला रोग है जीवाणु सिजेला से कौन सा रोग होता है? सिजेला नाम का जो जीवाणु है उससे कौन सा रोग होता है? दोस्तों सिजेला नाम के जीवाणु से दस्त लगते हैं। क्या लगते हैं? दस्त लगते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सिजेला नाम के जीवाणु से दस्त लगते हैं, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर हम बात करते हैं यौन रोग के बारे में। अब यौन रोग तो कई प्रकार के होते हैं। यौन रोग में जो सबसे पहला रोग है दोस्तों वो है आपका एड्स। सबसे पहला है आपका एड्स। सबसे पहला है आपका एड्स। ठीक है ना, सबसे पहला एड्स है। एड्स की अगर हम बात करते हैं तो किसके कारण फैलता है? वायरस के कारण। और कौन से वायरस के कारण? तो ध्यान रखना HIV वायरस के कारण। दूसरा जो यौन संबंधी रोग है दोस्तों वो है आपका सुजाक। सुजाक रोग। इस सुजाक रोग को हम गोनेरिया रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनेरिया रोग। ये जो सुजाक या फिर जो गोनेरिया रोग होता है आपका, वो भी एक जीवाणु के कारण होता है, और उस जीवाणु का नाम आपको ध्यान रखना है नाइसीरिया। नाइसीरिया गोनोरिया। गोनेरिया। गोनेरिया। ठीक है ना, गानोरिया। गानोरिया, गोनेरिया नहीं, गानोरिया। ठीक है, नाइसीरिया गानोरिया। ये एक जीवाणु होता है जिसके कारण सुजाक या फिर गोनेरिया रोग फैलता है। और ध्यान रखना दोस्तों ये भी एक प्रकार का यौन संबंधी रोग है। तीसरा रोग है आपका सिफिलिस रोग। सिफिलिस नाम का जो रोग होता है वो भी एक आपका क्या है? यौन संबंधी रोग है मेरे प्यारे साथियों। और ये जो आपका सिफिलिस रोग होता है ये भी एक जीवाणु से फैलता है, और उस जीवाणु का नाम है ट्रिपेनोमा पेलेडियम। ट्रिपेनोमा पेलेडियम नाम का जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु से आपका कौन सा रोग फैलता है? सिफिलिस नाम का रोग फैलता है। और यह भी आपका एक यौन संबंधी रोग या फिर यौन से संबंधित रोग है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको यौन से संबंधित बात बताई। दूसरा रोग दे रखा है क्षय रोग। अच्छा, क्षय रोग किसको कहा जाता है? तो टीबी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टीबी को। तो सबसे पहले बात आती है टीबी की फुल फॉर्म। टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरकुल बेसिलाई। ट्यूबरकुल, टी से ट्यूबरकुल, ट्यूबरकुल और बी से बेसिलाई। बी से बेसिलाई। तो ये आपकी टीबी की फुल फॉर्म हो गई। इसे दोस्तों तपेदिक रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तपेदिक रोग भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो टीबी रोग होता है ये किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम
बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आपका क्या होता है दोस्तों, टीबी रोग का जीवाणु होता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कुष्ठ रोग की। तो कुष्ठ रोग का दूसरा नाम होता है लेप्रोसी रोग। कौन सा रोग, लेप्रोसी रोग। इसको लेप्रोसी रोग के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये जो कुष्ठ रोग होता है ये त्वचा को, आंख को, फेफड़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है। आंख, कान, नाक या फिर त्वचा को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। साथ साथ में आपके फेफड़ों यानी श्वसन तंत्र को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और दोस्तों कुष्ठ रोग फैलने का कारण क्या होता है, इसके जीवाणु का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो जीवाणु होता है उसके कारण आपका फैलता है कुष्ठ रोग। तो सारे रोगों के बारे में मैंने आपको बता दी। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि नील हरित शैवाल जो एकल कोशिका प्रोटीन यानी एससीपी की तरह उपयोग किया जाता है, उस नील हरित शैवाल का नाम आपको बताना है जिसका उपयोग प्रोटीन के रूप में होता है। किसका उपयोग, जिसका उपयोग किसके रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन का मतलब खाने के रूप में होता है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, नील हरित शैवाल का उसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना नाम का आपका जो नील हरित शैवाल होता है इसका उपयोग प्रोटीन के रूप में किया जाता है और इसके अंदर 65% प्रोटीन पाई जाती है। कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, 65% प्रोटीन पाई जाती है। और दोस्तों इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन, यूनाइटेड नेशन ने 1974 में इसको एक संज्ञा दी थी, इसको एक उपाधि दी थी स्पाइरुलिना को। और वो उपाधि आपको ध्यान रखनी है, भविष्य का सर्वश्रेष्ठ आहार। भविष्य का सर्वश्रेष्ठ आहार इसको बताया किसने, संयुक्त राष्ट्र ने बताया। कब बताया, 1974 में। स्पाइरुलिना हमारे शरीर के लिए दोस्तों बहुत फायदेमंद होता है। इस स्पाइरुलिना के अंदर फोलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फोलिक एसिड। इसके अंदर फोलिक एसिड पाया जाता है और ये फोलिक एसिड हमारे दिमाग के लिए काम करता है, हमारे दिमाग को बढ़ाने का काम करता है। अन्य भी बहुत सारी बीमारियां इससे दूर होती हैं। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है स्पाइरुलिना नाम का हरित शैवाल, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, 65% प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन किया जाने वाला सबसे पहला स्तनपायी कौन सा था। यानी उस स्तनपायी का नाम आपको बताना है जिसके शरीर से सबसे पहला क्लोन तैयार किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले जो क्लोन तैयार किया गया था वो भेड़ से तैयार किया गया था। किससे तैयार किया गया था, भेड़ से। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला जो क्लोन तैयार किया गया था वो आपका भेड़ से तैयार किया गया था। और कब तैयार किया गया था, तो ध्यान रखना 1996 में। 1996 में पहला क्लोन तैयार किया गया था। और इस भेड़ से, यानी ये इस प्रकार की भेड़ थी, इस भेड़ से जो नई भेड़, क्लोन की भेड़ जो प्राप्त की गई थी, उस भेड़ को नाम दिया गया था डोली भेड़। क्या नाम दिया गया था, डोली भेड़ नाम दिया गया था। और दोस्तों ये डोली भेड़ 2003 में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो सबसे पहला क्लोन भेड़ से तैयार किया गया था 1996 में, जो सबसे पहला स्तनपायी था क्लोन का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, आंसर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। 45 नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम बना होता है। क्रोमोसोम आप मान सकते हो गुणसूत्र। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र किसके बने होते हैं, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं क्रोमोसोम। क्योंकि गुणसूत्र की संरचनात्मक इकाई आपकी डीएनए को ही माना जाता है। डीएनए को ही क्या माना जाता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संरचनात्मक इकाई माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये बात तो आपको पता ही है। लेकिन डीएनए के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ध्यान रखना डीएनए के अंदर हिस्टोन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा, कौन कौन से नाइट्रोजनिक सारक पाए जाते हैं, तो इस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनिक सारक पाए जाते हैं उनका नाम होता है साइटोसिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन, ग्वानिन और थायमिन। थायमिन ये आपके क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनिक सारक पाए जाते हैं। ये आपके नाइट्रोजनिक सारक होते हैं किसके अंदर, डीएनए के अंदर।
ये डीएनए के अंदर नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं। प्रोटीन का नाम हिस्टोन होता है। डीएनए का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों अगर हम बात करें आरएनए के नाइट्रोजनिक क्षारक की, अगर हम बात करें आरएनए के नाइट्रोजनिक क्षारक की, तो इस थाइमिन की जगह आप क्या लिख दो, यूरेसिल लिख दो। थाइमिन की जगह क्या लिख दो, यूरेसिल को लिख दो, और सेम के सेम हो जाएंगे, और सेम के सेम आपके हो जाएंगे किसके, आरएनए के नाइट्रोजनिक क्षारक। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है कि बादल किसके द्वारा बनते हैं, बादल कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, बादल जो आपके बनते हैं वो द्रवण प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, द्रवण प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। और द्रवण प्रक्रिया होती क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द्रवण प्रक्रिया होती क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द्रवण प्रक्रिया का जो मतलब होता है वो होता है आपका, द्रवण प्रक्रिया का जो मतलब होता है वो होता है ठोस से या फिर द्रव से गैस का बनना। ठोस से या फिर द्रव से किसका बनना, गैस का बनना। किसका बनना, गैस का बनना आपका क्या कहलाता है, द्रवण कहलाता है। ठोस से गैस का बनना या फिर ठोस से या फिर द्रव से किसका बनना, गैस का बनना आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, द्रवण कहलाता है। ठीक है ना। और इसी द्रवण प्रक्रिया के द्वारा क्या बनते हैं आपके, इसी द्रवण प्रक्रिया के द्वारा आपके बनते हैं बादल। ठीक है ना। इसी द्रवण प्रक्रिया के द्वारा आपके क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है। निम्न में से कौन सी एक तिलहनी फसल है वो आपको बतानी है। तिलहनी फसल कौन सी है, तिलहनी जो फसल है दोस्तों वो है आपकी सूरजमुखी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिलहनी फसल आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलहनी फसल आपका सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन आपका कि टाइफाइड यानी मियादी बुखार का कारण क्या है। तो मियादी बुखार या फिर जो टाइफाइड जो होती है मेरे प्यारे साथियों, वो होती है जीवाणु के कारण। किसके कारण, जीवाणु के कारण। और दोस्तों उस जीवाणु का नाम भी आपको पता होना चाहिए। उस जीवाणु का क्या नाम है, उस जीवाणु का नाम होता है, टाइफाइड के जीवाणु का जो नाम होता है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी आपका क्या होता है, जीवाणु होता है मेरे प्यारे साथियों, टाइफाइड का। ठीक है, जिसको हम मियादी बुखार भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक विज्ञान की मूल इकाई किसे कहा जाता है। तो मूल इकाई कहा जाता है जीन को। देखिए दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं। एक शब्द आपको ध्यान रखना है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ तो कहा जाता है डीएनए को। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे साथियों, इकाई के बारे में, आनुवंशिक इकाई के बारे में। और आनुवंशिक इकाई आपको कही जाती है जीन को। जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है, प्रकाश की अभिक्रिया, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया, है ना। एक तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो आपको ये पूछा है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है। ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है मेरे प्यारे साथियों, वो ग्रेना भाग में होती है। कहाँ पर होती है, ग्रेना भाग में ना। पौधे की पत्ती का जो ग्रेना भाग होता है उसी में यह प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। अच्छा, ग्रेना भाग होता क्या है, ये मान लो इस प्रकार की पत्ती है, इस प्रकार पत्ती है, इस पत्ती के अंदर इस प्रकार से मान लो यहाँ पर कोई हरित लवक है। ये क्या है, हरित लवक। मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, ये हरित लवक हमारा, है ना। और इस हरित लवक के अंदर इस प्रकार का एक भाग पाया जाता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और इस भाग को कहा जाता है ग्रेना। और इसी ग्रेना वाले भाग में क्या होता है, आपका प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसी ग्रेना भाग में आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर स्ट्रोमा का मतलब होता है दोस्तों कि हमारी जो पत्ती होती है पेड़ पौधों की, उसके अंदर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। उन रंध्रों को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो ग्रेना वाले भाग में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट और राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका
टैक्स असिस्टेंट 2018 के पेपर, और इस टैक्स असिस्टेंट 2018 के पेपर में आपके 36 से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। कहने का मतलब मैंने आपको टैक्स असिस्टेंट 2018 का जो पेपर था वो सारा सोल्व करवा दिया, साइंस के क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। इसी प्रकार के वीडियो 1-2 और आएंगे, उसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज MCQ करवाऊंगा। उसके बाद हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे तैयारी पटवारी की। आपसे मैं दावा करता हूँ, बस आप थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखना भी बाकी है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।